नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं जनसंघ के संस्थापक थे। मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा है कि मातृभूमि के प्रति हमेशा से श्यामा प्रसाद समर्पित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया है। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मातृभूमि के प्रति हमेशा से समर्पित थे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिल्ली में पहली बैठक की गई। बैठक के लिए आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे। वहीं कमेटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई ने कहा है कि इस मीटिंग में सिर्फ आधारभूत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान इसके आयाम, प्रभाव, दायरे और संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। बैठक में अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि उम्मीद है कि कमेटी कम से कम समय में रिपोर्ट दे देगी। कमेटी की रिपोर्ट पर उत्तराखंड की जनता अपनी राय रखेगी, फिर उत्तराखंड में इसे लागू करने को लेकर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरी बैठक 14 या 15 जुलाई को हो सकती है। कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस आम चुनाव से पहले संकल्प रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको इसमें अपना जनादेश दिया है, उन्होंने मोहर लगाई है और उसको लेकर हमने कमेटी बना दी है और कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। कमेटी की पहली मीटिंग हो गई है। वो लोगों की जन सुझाव भी कमेटी लेगी, सभी जो हितधारक हैं उनसे बात करेगी, उसके बाद ड्राफ्ट बनाएगी और ड्राफ्ट बनते ही हमारी सरकार उसको लागू करेगी। हरिद्वार में कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने धर्मशाला और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की है। बैठक में मेले के दौरान आने वाली समस्याओं और कांवरियों को असुविधा से बचाने की योजनाओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से व्यापारियों से खाने पीने की वस्तुओं की निर्धारित रेट लिस्ट लगाने और बिना आईडी के किसी को भी कमरा न देने के लिए अपील की गई है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए बनाए गए ट्रैफिक प्लान में भी स्थानीय लोगों और व्यापारियों से सहयोग मांगा है, जहां होटल और धर्मशाला संचालकों ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग करने की बात कही है। होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन, व्यापार मंडल के लोगों के साथ एक बैठक की थी। बड़े अच्छे ही माहौल में वार्ता हुई है। 2-3 चीज़ों का हम लोगों द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है, उस पर उनकी सहमति भी रही है कि वो जो भी हमारे कांवड़ यात्रा के दौरान लोग आएंगे, एक तो खाने पीने के सामान की रेट लिस्ट उनकी फिक्स होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी उनके धर्मशाला में या होटल में रुकेगा, अनिवार्य रूप से उनके आईडी प्रूफ के बिना उनको रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि नहीं, इसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान को लेकर बैठक आयोजित की गई। नैनीताल भीमताल और निकटवर्ती क्षेत्र की अमृत उपयोजना की अंतर्गत महायोजना की तैयारी को लेकर कई विभागों के स्टेक धारकों के साथ मंडलायुक्त ने बैठक की। आपको बता दें कि नैनीताल भीमताल का जीआईएस आधारित मास्टर प्लान नागपुर की संस्था मैसर्स क्रिएटिव सर्कल कर रहे हैं। वहीं संस्था के शहर नियोजक देवांग पांडे ने पीपीटी के माध्यम से महायोजना की विस्तार से जानकारी दी है। इससे भविष्य में विभाग की भूमि संबंधी आवश्यकता को वर्तमान में ही आरक्षित कर लिया जाएगा, जिससे आवश्यकता के अनुरूप सुविधाओं का निर्माण किया जा सकेगा। डेटा प्रोक्योर करते हैं इसरो के द्वारा, जो भी सैटेलाइट डेटा होता है उसको होता है। सही कह रहे हैं, जो नैनीताल का मास्टर प्लान है पुराना,
ये 2011 में एक्सपायर हो चुका है। अब नए मास्टर प्लान पे तैयारी चल रही है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अपने इनपुट्स दें, और जो संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, जिनके लिए मास्टर प्लान बन रहा है, यानी कि नैनीताल के लोग हैं, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल स्टेशन है, टैक्सी यूनियन, उनके भी इनपुट्स होंगे। उसकी तो अगली बैठक होगी। ये पहली डिपार्टमेंट वाली बैठक थी। ये गवर्नमेंट की नेशनल रिमोट सेंसिंग कमेटी, उसमें वो लोग सैटेलाइट डेटा प्रोक्योर करते हैं इसरो के द्वारा। जो भी सैटेलाइट डेटा होता है उसको हो रहा है बिल्डिंग फुटप्रिंट लेवल तक। इसमें हमारे पास 3 फीचर्स होते हैं। पॉइंट, ऑल आर पॉलीलाइंस एंड द पॉलीगॉन्स। जितने भी बिल्डिंग फुटप्रिंट्स हैं उसके साथ जितने। लालकुआं में नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत के जरिए 11 जुलाई को 100 लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। आपको यहां पर बताते चलें कि साल 2010 में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के प्रयासों से IHSDP के तहत 100 गरीब लोगों को निःशुल्क आवास आवंटन की योजना के तहत शिलान्यास किया गया था, जिसका मकसद आपको यहां पर बताते चलें मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को सुविधाजनक भवन उपलब्ध करवाना था। वहीं प्रोग्राम के तहत चयन प्रक्रिया शुरू कर 100 लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की गई है और अब आंशिक संशोधन के मुताबिक लाभार्थी को 500 रुपए प्रति महीने की दर से किराया देना होगा और इसके अलावा बिजली पानी का बिल भी भुगतान करना होगा। आप सबके सहयोग से जनप्रतिनिधि आपको बताते चले यहां पर कि लाभार्थियों को 500 रुपए किराया देना पड़ेगा। पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 11 जुलाई को आवास आवंटित किए जाएंगे। यहां पर 100 लाभार्थियों को यहां पर लाभ मिलेगा और साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपए देना होगा। हरिद्वार के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। आलम यह है कि एक ड्राइवर के सहारे 3 एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं। अस्पताल के पास तय सरकारी दामों के अनुसार किराए पर एम्बुलेंस चलाने की व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके 3 सालों से आज तक एक भी एम्बुलेंस की बुकिंग तक नहीं हो पाई है। वहीं जिला अस्पताल के प्रभारी CMS डॉक्टर चंदन मिश्रा ने बताया है कि अस्पताल के पास 3 एम्बुलेंस तो है, लेकिन ड्राइवर केवल एक ही है। जब से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल को मिला है, तब से मरीजों को 108 एम्बुलेंस की मदद से ही निःशुल्क उन्हें मदद दिया जा रहा है। मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो पूर्व से ही 108 की सेवा है, तो 108 के द्वारा ही उनका होता है काम। कुंभ मेले के दौरान CMO कार्यालय से हमें 2 एम्बुलेंस प्राप्त हुए थे। वो एम्बुलेंस प्राप्त हुए हैं, तो अब हमारे पास वर्तमान में जिला अस्पताल में 3 एम्बुलेंस हैं। ऋषिकेश में कॉलोनियों में अवैध निर्माणों पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। आपको बताते चलें कि MDDA ने अवैध निर्माणों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पशुलोक स्थित आमबाग और निर्मल ब्लॉक में लगातार बड़ी बड़ी इमारतें बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही हैं, जिनसे जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाई हुई है। फिर भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अवैध निर्माण जारी है और ऐसे में MDDA ने अब अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। MDDA के सचिव के मुताबिक अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिस्ट बनाई जा रही है। जल्द ही अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने वाला है। निर्मल बाग है, आम बाग है, शिवाजी नगर है, बापू ग्राम है, गुमानी वाला है। कतिपय ऐसे जगह हैं जहां शिकायतें बराबर मिल रही हैं। वहां हम लोग
लोग कितने लोगों ने वहाँ फ्लैट बना लिए हैं और इलीगल फ्लैट कितने बने हैं उनकी हम चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है धार्मिक प्लेस पे उसको तत्काल हटा दिया जाए। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के कारण गौला बैराज और गौला नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने से शहर की आधी पेयजल सप्लाई ठप हो गई है। जल संस्थान शहर की पेयजल व्यवस्था को गौला नदी से उपलब्ध कराता है, लेकिन नदी के पानी के साथ गंदगी आने के कारण जल संस्थान के फिल्टर ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है उन जगहों पर जल संस्थान टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करा रहा है। वहीं जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना ने बताया है कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद है उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है और जब तक गौला नदी का पानी साफ नहीं हो जाता है तब तक फिल्टर प्लांट काम नहीं करेगा। हल्द्वानी में और आसपास के शहर में काफी तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो गोला का डिस्चार्ज है वो करीब 9000 क्यूमेक के आसपास चला गया है और जिसके कारण से गोला के गेट भी खोलने पड़े हैं और सप्लाई भी जल संस्थान को नहीं हो पा रही है गेट खुलने के कारण। और सिल्ट भी काफ़ी मात्रा में आया है, जिससे कि प्लांट जो है वो चलने की स्थिति में नहीं है। इस कारण से जो है अभी पानी नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही सिल्ट की मात्रा थोड़ी कम होती है प्लांट में पानी लेकर के जो है पेयजल। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में जल स्तर बढ़ जाने की वजह से लोगों को पेयजल की समस्या हो गई है। अब लोगों को पीने का पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन जल संस्थान विभाग भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने की वजह से फिल्टर प्लांट में गंदगी जमा हो गया है, जिसकी वजह से फिल्टर प्लांट सही से पानी को फिल्टर नहीं कर पा रहा है और पेयजल की समस्या भी इससे ठीक नहीं हो पा रही है, जिस वजह से कई जगहों पर टैंकरों से पानी की सुविधा जो है वो आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन फिलहाल प्रदेश में हर तरफ लगातार बारिश की वजह से कई और समस्याएं भी बढ़ गई हैं। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। होटल सरोवर प्रीमियम में हो रहा है कार्यक्रम। आपको बता दें इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। होटल सरोवर प्रीमियम में हो रहा है कार्यक्रम। उत्तराखंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का है कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। होटल सरोवर प्रीमियर में हो रहा है कार्यक्रम। उत्तराखंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का है कार्यक्रम। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, स्टार्टअप आपको बताते चलें कि स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। निरंजन को किसने डाला था एड्रेस? निरंजन। खबर पौड़ी से है, जहां देर रात से बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल तेज बारिश के कारण सड़क पर गिरा बोल्डर गिर गया है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के पौबो खंड के पास जेसीबी मशीन है, लेकिन सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है, इसलिए पौबो खंड कार्य करने से मना कर रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क पर गिरा बोल्डर, आप देख सकते हैं कि सड़क पर यह विशाल पत्थर जो है वो बीचों बीच गिर पड़ा है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लगातार बारिश की वजह से भी आने जाने में परेशानी हो रही है। सितारगंज में कैलाश और बैगुल नदी की बाढ़ को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। बाढ़ के आसार देखते हुए प्रशासन ने दोनों नदियों की निगरानी बढ़ा दी है। वहीं 15 जून से 30 सितंबर के लिए बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इस मामले में तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया है कि बीते साल की तरह प्रशासन के विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को बाढ़ चौकियों में तैनात किया गया है।
जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा की जा सके। साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों से नदी का जलस्तर बढ़ाने पर भी सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अंतर्गत हमने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो मानसून सत्र है 15 जून से 30 सितंबर तक के लिए तहसील अंतर्गत 3 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। परगने के अंतर्गत 5 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 3 हमारी सितारगंज में हैं, 2 हमारी नानकमत्ता तहसील में हैं। इन सब के लिए हमने तहसील अंतर्गत एक बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो 24x7 खुला रहेगा और जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार नामित किया जाएगा। मसूरी के गांव दानियों का डांडा में चल रहे पक्के निर्माण को ग्रामीणों ने जल्द से जल्द रोकने की मांग की है, जिसके संदर्भ में ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक कहकशां नसीम को ज्ञापन दिया है और कहा है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें यहाँ के इस संबंध में पूर्व मसूरी वन प्रभाग को भी लेटर भेजा जा चुका है, जिस पर वन विभाग का कहना था कि उक्त स्थल पर सीमांकन न होने से निर्माण को रोका जाए। इस संबंध में ग्रामीण प्रवीण मकचड़ी ने बताया है कि ये जमीन ग्रामीणों और वन विभाग की मिली जुली जमीन है, जिसकी सूचना सभी विभागों को है और जिस पर मसूरी वन प्रभाग ने डिमार्केशन करने को कहा है, लेकिन अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ है और सड़क बनाने का कार्य भी नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि आरक्षित वन क्षेत्र में निर्माण जारी है, जिस पर उप वन संरक्षक ने विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्राम वाले तो नहीं, यहाँ पे कोई एक प्रार्थी हैं जिनकी उस खसरा नंबर में भी शायद ज़मीन है, एक बड़ा खसरा है और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। वहाँ पे उस खसरे में क्या पोजीशन है हमारा आरएफ एरिया में, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है, तो आरएफ एरिया में कहाँ हमारी कहाँ ज़मीन है वो रेवेन्यू को भी हम लोगों ने लिखा हुआ है और इन लोगों गांव वालों के कहने पर हम लोगों ने अपनी तरफ से जो S2 केस इशू करते वो भी हमने किया हुआ है, जो कि जांच में जहां पे जो भी इसकी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग पूरी करेंगे। हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं, आपके रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार में आरक्षित वन चंपावत के बाराकोट विकासखंड सभागार में तहसील दिवस के अवसर पर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सड़क, पानी, आपदा और सड़कों में हो रही अनियमितताओं के साथ साथ आय प्रमाण पत्र समेत कुल 56 फरियादों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें से कुछ का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही कर दिया है। बाकी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने श्रम विभाग के अधिकारियों को हर महीने की 2 तारीख को विकासखंड बाराकोट में शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। तहसील बाराकोट का तहसील दिवस जो संपन्न कराया गया, तो उसमें लगभग 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें 100 से अधिक शिकायतें थी। तो अधिकतर शिकायतें पेयजल और सड़क की थी। पेयजल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी मीटिंग होनी है 17-18 जुलाई को, तो उसमें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और जो हमारी सड़क की हैं उसमें जो माइनर वर्क्स होने हैं उनको जेसीबी से जल्दी कराए जाने के और जो बड़े वर्क्स होने हैं उनको शासन को एस्टीमेट तुरंत भेजे। मसूरी में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते सरकारी संपत्तियों, आपको यहां पर बताते चलें कि सरकारी संपत्तियों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे देखते हुए नपा के जरिए पुराने टिहरी बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का भारी तादाद में स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते नगरपालिका की टीम को बैरंग वापस आना पड़ा। वहीं मौके पर बीजेपी के नेता भी आपस में उलझ पड़े, जिस वजह से माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया। वहीं प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटा दें, वरना नगर पालिका को खुद अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि हम एक तरफ से अतिक्रमण को हटाएंगे और इन लोगों को हमने कर दिया, समय दे दिया है कि ये 1 हफ्ते के अंदर अपना हटा दे, अन्यथा हमें मजबूरन के सारे लोगों का अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। लेकिन
लोगों का कहना है कि भाई एक तरफ से हटाइए, दो को क्यों हटाइए? बिल्कुल हम एक तरफ से हटाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए एक समानता रखेंगे। विरोध भी काफी हुआ यहाँ पे, काफी लोगों ने विरोध तो जनता का है, जनता करेगी विरोध, जनता का तो मामला है। नगर पालिका आगे किस तरीके की कार्रवाई करेगी सर इसको लेकर? हम तो इसके लिए तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। देखिए पूरी तरह से जहाँ तक मैं किसी की बात में नहीं जाती, नगर पालिका अगर अपने प्रति इतनी जागरूक है कि अतिक्रमण हो रहा है तो पूरे शहर में एक लिस्ट बनाए, देखिए वहाँ पर कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन पता नहीं, कहीं तो रात रात होटल खड़े हो जा रहे हैं, रात रात दुकानें खड़ी हो जा रही, कहीं जो बेचारा अपना घर कैसे गुजर बसर कर रहा है उन लोगों के पीछे पड़े। तो मैं जहाँ तक बोलती हूँ कि अन्याय जो होगा वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सभी के साथ न्याय स्वरूप देखें और एक लिस्ट जारी करें। और आप अतिक्रमण देखें कि आप मालिक हैं, नगर पालिका के ईओ हैं, जो भी हैं वो देखें नगर कहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। को बोलो अतिक्रमण पूरे सर जोड़ेगा, अच्छी बात है, किसी को परेशान करने। नेपाल के काठमांडू में तैनात भारतीय दूतावास में जो जवान थे उनका जो मौत हो गया है वो पिछले 3 दिन पहले ही, जिसके बाद से जवान के परिजनों और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मंगलवार देर रात जवान का पार्थिव शरीर सेना के जवान लेकर उनके आवास पहुंचे, जहां आवास पर मौजूद लोगों की आंखें शहीद जवान का शव देखकर नम हो गई। बुधवार की सुबह जवान के शव को दूतावास से आए जवानों ने तिरंगे में लपेटकर पुष्प चक्र अर्पित किया। वहीं जवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि इधर मामले में मृतक जवान के छोटे भाई धीरज अधिकारी ने अपने भाई की मौत पर संदेह व्यक्त किया है और अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। ये मेरा भाई सियासत में था, तो परसों नेपाल काठमांडू में इसकी पोस्टिंग थी पिछले 2 सालों से। तो कल परसों सुबह हम पे कॉल आई वहाँ से कि आपके भाई की जहाँ पे मतलब ड्यूटी थी वहाँ पे बॉडी मिली हुई है। तो अब उनके द्वारा कुछ कहा गया है, हमें कुछ और लग रहा है। अभी मामला संदिग्ध है, अभी जब इसकी हम जांच बैठाएंगे अब उसमें जो भी फैसला होगा फिर वो वही चीज़ हुई होगी। सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार NSPC बनवासा में सेवारत हूँ। मुझे आदेश मिला कि आपको दिनांक 5 तारीख को जाकर के जो हमारे साथी थे उनका देहांत हो गया था, तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना है। तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था और किसी कारण से कल जो है हो नहीं पाया, तो आज जो है सुबह हमने उसको सम्मान उनको सम्मान प्रदान किया। चलिए खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।